नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का 5वां भाग। इस पुस्तक में हम जानेंगे इच्छा शक्ति के महत्व, उसके विकास के तरीके और जीवन में इसके प्रभाव पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। मनोबल की संजीवनी। संकल्प शक्ति का कल्पवृक्ष। निश्चय ही मानव की संकल्प शक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है। घोर प्रतिकूलताओं के बीच भी यदि मनोबल बना रहे तो व्यक्ति उसी के सहारे अपनी नैया पार लगा सकता है। चूंकि यह सामर्थ्य अधिकांश व्यक्तियों में प्रसुप्त पड़ी रहती है और दिखाई नहीं देती और उनका उपयोग नहीं करते। ऐसे अनेक घटनाक्रम हैं जिसमें व्यक्ति मरणासन स्थिति में पहुंचकर भी वापस लौट आए व किसी कारणवश कोई विकलांगता भी रह गई हो तो उस दुर्भाग्य को भी वरदान मान लिया। कुछ ऐसी ही घटनाएं यहाँ वर्णित हैं। न्यूजर्सी, अमेरिका का एक ट्रैक्टर चालक एंडी रॉबिन्सन अपनी 19,000 किलोग्राम भारी गाड़ी को लेकर राजमार्ग पर चला जा रहा था। 12 फरवरी 1971 सवेरे की बात है। सामने से आती हुई एक कार फिसली और सड़क पर लुढ़क गई। उसने ट्रैक्टर को रोका भी बैलेंस सधा नहीं। वह पुल के जंगलों को तोड़कर 12 मीटर नीचे गिरा और गाटरों में फंस गया। उसका सिर बुरी तरह फट गया। खून की धारा बह रही थी और मांस लटक रहा था, तो भी वह घबराया नहीं, किसी प्रकार अपने को संभाला और निकाला। पंजों के सहारे रेंगता हुआ बाहर आया और पास के अस्पताल में ज्यों-त्यों करके जा पहुंचा। डॉक्टरों ने अधिक ध्यान न दिया, ज्यों की त्यों मरहम पट्टी करके घर वापस भेज दिया। इतने पर भी उसका दर्द कम न हुआ। अस्पताल से फिर बुलावा आया। दोबारा मुआयना हुआ। उसकी पसलियां टूटी मिली। खोपड़ी और कूल्हे की हड्डियों में भी भारी टूट-फूट थी। इलाज चलता रहा, पर स्वास्थ्य दिनों-दिन गिरता ही गया और वह घर लौट आया। मस्तिष्क की गहराई तक में आघात पहुंचे थे। धीरे धीरे उसकी नेत्र ज्योति चली गई। अब वह क्या करे? सोचने लगा उसे अंधों के स्कूल में भर्ती होना चाहिए। सो उसने स्पर्श लिपि के सहारे कुछ पढ़ना लिखना भी सीख लिया। मन बहलने लगा। अब नई मुसीबत खड़ी हुई। दाहिने हाथ ने जवाब दे दिया। उसे लकवा जैसा मार गया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, उसके कान भी बहरे हो गए। अब उसने एक कान में लगने वाली मशीन का प्रबंध किया, इससे बहुत जोर से बोलने पर वह मतलब की बात सुन लेता था। इन परिस्थितियों में घिरा रहने पर भी वह हताश नहीं हुआ। कुशल पूछने वालों से इतना ही कहता, ईश्वर को धन्यवाद है, संसार में अनेक संकटग्रस्तों की अपेक्षा अभी भी मैं अच्छा हूं, बेकार बैठा बैठा क्या करे। काम के बिना चैन न पड़ता था। सो उसने पत्नी के घरेलू कामकाज में हाथ बंटाना आरंभ कर दिया। इससे पत्नी का समय बचा और वह उतनी देर में कुछ कमा लेने का प्रयत्न करती। सामने पार्क जैसा मैदान था, उसमें घास काटने का कार्य उसने प्राप्त कर लिया। उसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। बीच बीच में खूंटा गाड़ा, उसमें रस्सी लपेटी, उसे थामने से यह पता चलता रहता कि कितने घेरे में घास कट रही है। एक घेरा साफ हो जाता तो रस्सी को कुछ और खोलकर घेरा बढ़ा लेता और उसमें घास काटने लगता। इस प्रकार पूरे पार्क की घास मशीन से काटने का अभ्यास हो गया। काम में लगे रहने पर व्यर्थ की चिंताओं से बचा रहता और थक जाने पर गहरी नींद सोता। अब उसने एक नया शौक अपनाया, चिड़ियों की बोली की नकल करना। इस कारण कितने ही पक्षी उसके पास दौड़ आते और हाथ रखा भोजन निर्भय होकर खाते। एक अच्छा मनोरंजन हाथ लग गया। एक दिन कोई मुर्गियों से लदा ट्रक पास में उलट गया। उसकी एक घायल मुर्गी रॉबिन्सन के घर में घुस आई। टांगे कट जाने पर भी वह कुछ दिन में अच्छी हो गई और प्यार दुलार के वातावरण में सहेली बन गई। बिना पैरों के भी किस तरह चला जा सकता है, यह कला सिखाई गई तो मुर्गी ने सीख भी ली। दोनों की खूब पटती। नाम रख दिया टुक-टुक, ऐसा ही कुछ वह बोलती जो थी। दर्द उसके सीने में अभी भी होता रहता था, पर भगवान को यही धन्यवाद देता रहता कि मैं जीवित तो हूं। 4 जून सन 1980 की बात है। शाम होते होते घटा उठी और तेज वर्षा होने लगी। मुर्गी को पास न देखकर वह उसके किसी संकट में फंस जाने की आशंका से उसे ढूंढने घर से बाहर निकला और टुक-टुक की आवाज लगाकर उसे खोजने का प्रयत्न करने लगा।
इस प्रयास में वह भीगता भी जा रहा था। अचानक आसमान से बिजली गिरी। दिल दहलाने वाली भयंकर गर्जना हुई। चौंधियाने वाले प्रकाशन से वह सारा क्षेत्र भर गया। रॉबिन्सन को भयानक झटका लगा। वह धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। आधा घंटे में होश आया तो प्यास से गला सूख रहा था। सारा शरीर कांप रहा था। पड़ोसी का घर सामने था, वह उसी में घुस गया और मांग कर कितने ही गिलास पानी पीता चला गया। प्यास अभी भी शांत नहीं हो रही थी। पड़ोसियों ने उसे घर पहुंचा दिया। आश्चर्य यह कि उसकी दृष्टि लौट आई। सामने दीवार पर टंगे पोस्टरों को वह पढ़कर सुनाने लगा। पत्नी ने घड़ी का समय बताने को कहा तो उसने देखकर वह भी सही बता दिया। कान में लगने वाली मशीन भी इस झटके में कहीं गिर गई थी, पर अब वह बिना उसके ही सुनने लगा। पत्नी से सामान्यकाल की तरह वार्तालाप करते हुए उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। सीने का दर्द भी बंद था और लंगड़ाकर चलने में सहायता करने वाली छड़ी की भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। दूसरे दिन रविवार था। वह गिरिजाघर बिना किसी सहायता के पत्नी के साथ पहुंचा और सामान्य लोगों की तरह बैठा तो उपस्थित लोगों को आश्चर्य से चकित रह जाना पड़ा। चर्चा दूर दूर तक पहुंची। टेलीविजन पर उसने अपना विवरण सुनाया और कहा, मुसीबत के दिनों में मैंने उतना जाना जितना कि पिछली पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाया था। मैंने कभी भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी। यह घटना मानव की अपराजेय सामर्थ्य, उसकी संकल्प शक्ति का ही सत्यापन करती है और सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलताओं से जूझकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। हांस यगर एक टैंकर ड्राइवर था और प्रायः दक्षिण पश्चिम नौ जर्मनी के एक छोटे शहर टेनिंजेन से स्यूलिन एल्यूमिनियम फैक्ट्री में एसीटोन लाया करता था। वह अपने इस कार्य में इतना दक्ष हो चुका था कि उसे इस काम में कोई डर या भय का एहसास नहीं होता और इसे भी अपना रूटीन कार्य मानता। 9 सितंबर 1968 के दिन भी उसने 6000 गैलन एसीटोन युक्त 35 फुट लंबे विशाल टैंकर को लेकर गंतव्य के लिए प्रयाण किया। रास्ते में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं घटा। स्यूलिन पहुंचकर उसने टैंकरों को खाली करना आरंभ किया। 1 घंटे के भीतर 5 टैंकर यगर ने सुरक्षित खाली कर लिए। 6वें टैंकर का एसीटोन जब भूमिगत स्टोरेज टैंक में डाल रहा था तभी अचानक न जाने कैसे उस टैंकर में आग लग गई और उससे 5 फुट लंबी ज्वाला निकलने लगी। इस समय तक 6 बज चुके थे। फैक्ट्री में दिन की प्रथम पाली समाप्त हो चुकी थी। लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर बाहर आ रहे थे और नई पाली के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे थे। बाहर लोगों का भारी जमघट था। यगर ने सोचा कि यदि आग होज पाइप के माध्यम से किसी प्रकार स्टोरेज टैंक में पहुंच गई तो क्षण में ही पूरी फैक्ट्री और कर्मचारी राख के ढेर में बदल जाएंगे। फैक्ट्री के पास पड़ोस के गांवों को जो हानि उठानी पड़ेगी सो अलग। ज्ञातव्य है कि एसीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जो भारी ज्वलनशील होता है। अस्तु उसने निर्णय किया कि इस भयंकर दुर्घटना को वह घटित नहीं होने देगा और अपना प्राणोत्सर्ग करके भी हजारों जानों की रक्षा करेगा। यह सब विचार क्षण मात्र में ही यगर के दिमाग में कौंध गए। एक पल की भी देरी करना उसने दुर्घटना को आमंत्रण करने जैसा ही समझा। अतः तत्क्षण इस दिशा में क्रियाशील हो गया। धधकती लपटों में उसने हाथ डाला और स्टोरेज टैंक का बाल्ब बंद कर दिया। तत्पश्चात उससे जुड़े हॉज पाइप को पृथक किया। हॉज पाइप के खुलते ही आग का एक फब्बारा छूटा और देखते ही देखते टैंकर के पिछले भाग को बुरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया। यगर ने अविलंब ट्रक चालू की और धधकते टैंकर को किसी निर्जन सुरक्षित स्थान में छोड़ देने के लिए चल पड़ा। 1.5 घंटे पहले वह जिस रास्ते से आया था उसी से लौट रहा था, किंतु वह इस बात से आश्वस्त था कि उसने शहर का पुल पार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जनसंख्या विरल होती चली गई थी। मगर दूसरे ही क्षण उसकी नज़र टैंकर के पिछले हिस्से पर पड़ी तो वह गहरे शोक में डूब गया। लपटें निरंतर बढ़ती जा रही थीं और अब उसने 10 फुट की ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। ह्यमर ने ट्रक की गति बढ़ा दी। गति बढ़ते ही ज्वाला नीची और चपटी हो गई। दमकल के आने तक किसी संभावित दुर्घटना से न बचने के लिए उसने गति तेज रखना ही उचित समझा, क्योंकि अभी उसे लगातार बढ़ना था। अब तक उसे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान मिल नहीं पाया था जहां वह ट्रक को छोड़ सके। पास पड़ोस के क्षेत्र की आबादी अभी भी घनी थी। कुछ आगे बढ़ा तो एक रेल रोड क्रॉसिंग था जहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ह्यमर का टैंकर उसके पिछले डिब्बे से टकराते टकराते बचा। कुछ और आगे बढ़ा तो शाम की भीड़ से यातायात पूरा जाम था। उसे अप्रत्यक्ष मौत सामने दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि क्षण भर के लिए रुकने से आग केबिन में पहुंच सकती थी, मगर वह लाचार था।
अब निकलने के सारे रास्ते बंद थे। रोड की एक ओर गहरी खाई थी तो दूसरी ओर भीड़भाड़ युक्त शहर, जाए तो किधर। इस वक्त उसे अपनी जान से अधिक प्यारी और कीमती सैकड़ों निरीह लोगों की जान लग रही थी। चिंता इसी बात की सता रही थी कि वह इस भयंकर अग्निकांड से धनजन की रक्षा कैसे करे। किंतु इस समय ह्यूगर मजबूर था। विवशता में गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही ज्वाला दुर्धर्ष बनी और ह्यूगर को निगलने की हर चंद कोशिश करने लगी, पर ह्यूगर अपने दीमक का सधैर्य का परिचय देता रहा। इस बीच वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। अल्प विराम के बाद मैदानी भाग की ओर जैसे ही भीड़ कुछ छंटी, उसने उसी ओर ट्रक दौड़ा दी। गाड़ी मैदानी भाग से होते हुए शहर से दूर देहात की ओर भागने लगी। ह्यूगर अभी भी अपने इस निश्चय पर दृढ़ था कि भले ही इस भागदौड़ में उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मगर जनहानि को वह हर हालत में रोकेगा और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह अपनी गाड़ी सड़क पर किसी जनहीन स्थान की तलाश में भगाए जा रहा था कि उसके मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध न आए। ट्रक निरंतर दौड़ता जा रहा था, परंतु ह्यूगर को सड़क के किसी ओर कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से वह निकलकर किसी मैदानी गांव में प्रवेश कर सके। रोड के दोनों ओर गहरे खड्डू थे। ऐसी स्थिति में संतुलन का जरा भी बिगड़ना ह्यूगर के नौ लिए मौत का बुलावा हो सकता था। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। इससे ह्यूगर की परेशानी और बढ़ गई। हल्का ब्रेक भी उसकी जान खतरे में डाल सकता था, मगर इसकी परवाह किए बिना वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अभी कोई उपयुक्त स्थान उसे मिल नहीं पाया था। अब वह एक ऐसे स्थान से गुजर रहा था जहां ट्रैफिक बहुत बिरल, मगर दुर्भाग्य था कि यहां भी उसके पीछे कारों की एक टुकड़ी भागी चली आ रही थी, मानो पुच्छल तारे की पूंछनुमा ह्यूगर के ट्रक से वे सम्मोहित हो खींचे चले आ रहे हों। इस स्थिति में ट्रैक को रोकना अथवा गति कम करना कारों के लिए खतरनाक हो सकता था, अतः वह गाड़ी दौड़ाता ही रहा। 12 मील तक वह उसी गति से बढ़ता रहा, तब जाकर उन कारों से पीछा छूटा। अब तक उसका दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े अकड़ चुका था। बाएं हाथ की अंगुलियां हॉर्न दबाते दबाते सुन्न पड़ चुकी थीं। आगे काम करने से सारे अंगअवयव इनकार कर रहे थे। पसीने से वह तरबतर हुआ जा रहा था। उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। वह निराश हो चला था कि तभी उसे अपनी गाड़ी के दर्पण में नीली रोशनी खुलती बुझती दिखाई पड़ी। 2 फायर ब्रिगेड इंजन उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। ह्यूगर की कुछ आशा बंधी। दमकलों के इशारे पर उसने गति कम कर दी। एक दमकल ने आगे बढ़कर गाड़ी रोक दी, फलतः ह्यूगर को भी ब्रेक लगाना पड़ा। एक झटके से गाड़ी रुकी। वह नीचे कूदा और एसीटोन चिल्लाता हुआ भागा। दमकल सावधान हो गए। उनने अग्निशामक पाउडर और हजारों गैलन पानी की सहायता से 20 मिनट के कठिन संघर्ष के उपरांत उस पर काबू पाया। आग बुझ चुकी थी और रक्त-तप्त टैंकर ठंडा हो गया था। ह्यूगर इस अग्नि परीक्षा में सफल रहा, किंतु 1.5 घंटे के इस जीवन मौत के झूले में झूलते हुए उसकी सारी शक्ति चुक चुकी थी। वह पूरी तरह बेहोश हो गया था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के उपचार के बाद ही वह स्वस्थ हो पाया। तो दोस्तों, यह था प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का 5वां भाग। हमें आशा है कि यह पुस्तक आपको इच्छा शक्ति और आत्मविकास के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और सवाल कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के भागों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।